आदरणीय अशोक गहलोत साहब, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई और बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू साथी देवेंद्र यादव जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, उदित राज जी, दानिश अबरार जी, डैनी जी, हारून यूसुफ साहब, यहाँ पर उपस्थित मंच पर और नीचे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ साथीगण, हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के साथीगण और हमारे पूर्व सैनिकगण, साथियों, भाई और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए और यह महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट जरा शांत रहे वहां पे। अरे साथियों, पूरे देश भर में जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्थानों पे आयोजित कर रही। अभी अशोक गहलोत जी मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर के अंदर ये सभा हुई। मुझे परसों शिमला में जाना है जय जवान सभा संबोधित करने के लिए। पूरे देश के अंदर 15 स्थानों में शुरुआत में और उसके बाद पूरे देश में हर जगह पे जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। जय हिंद सभा। और ये जय हिंद सभा आयोजित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, इसको हमको विस्तार से समझना होगा। जैसे ही 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके खत्म होने के बाद में 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग एक के बाद एक करती, और यह अप्रत्याशित। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कभी भी इतनी जल्दी एक के बाद एक नहीं होती, लेकिन हर मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाता है और रेजोल्यूशन के अंदर भारत सरकार को प्रमुख विपक्षी दल पूरा समर्थन देता है। हर मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय सेना को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी, पूरी तरीके से भारतीय सेना को समर्थन देती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तिरंगा यात्रा निकाली है। जय जवान जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त लगभग 1 महीना पहले यहां पर जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर निकाल दिया था, जब हम सब लोगों ने सेना का समर्थन में हम उतर आए। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहलगांव के बाद सबसे पहले यह मांग उठाई कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए उसमें। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग, पहलगांव के अटैक के बाद में ऑल पार्टी मीटिंग की जगह बिहार के अंदर पब्लिक रैली, पॉलिटिकल रैली एड्रेस करना उनको ज्यादा बेहतर नजर आया। भारत की एकता के लिए और पहलगांव अटैक के लिए वो नजर नहीं आए उसमें। उसके बाद एक और मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर भी, ऑल पार्टी मीटिंग में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि उस मीटिंग के अंदर वहां पर आए। पहलगांव अटैक हुआ। पहलगांव के हमले में हमारे देश के लोग शहीद हुए। एक तरीके से शहादत का दर्जा उनको मिलना चाहिए, शहीद हुए। वहां पर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वहां पर गए, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि वहां पर जाएं। चाहे पहलगांव हो, चाहे पुंछ हो, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जाते। चाहे लखनऊ हो, चाहे करनाल हो, जो शहीद वहां पर हुए हैं उनके घर में आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं है कि वो वहां पे जाकर के उनके आंसू तक भी पहुंच सके। शहीद का दर्जा देना तो बड़ी दूर की बात है, शर्म की बात है। तो लिहाजा जब कांग्रेस पार्टी ने 3-3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके
लगातार पूरे के पूरे इस संदर्भ के दौरान भारत सरकार को, भारतीय सेना को पूरी तरीके से सड़क के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर समर्थन दिया। तो आज समय आया है कि हम वापस देखें कि क्या, कहां पर भारत सरकार से कहां पर क्या गलतियां हुई। जहां पर हम भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते, भारतीय सेना जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना इतने नजदीक पहुंच गई थी कि किसी भी क्षण लाहौर के अंदर, कराची के अंदर घुस सकती थी। और जैसे कर्नल चौधरी ने अभी यहां पर बताया कि उनके सारे जितने भी टेरर कैंप्स थे, सभी के सभी टेरर कैंप्स को नस्तानाबूद कर सकती थी। लेकिन क्यों वापस आए? 75 साल के भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार हमारे ऊपर सीज फायर थोपा गया और उसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने सबसे पहले करी और अमेरिका ने सबसे पहले करी और उसके बाद भारत ने करी। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात नहीं हो सकती। आज वायुसेना के हम तमाम साथियों को, उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन यह भी पूछना चाहेंगे कि 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज तक 45 स्क्वाड्रन अभी तक पिछले 10 सालों में क्यों नहीं इनसे बने? हमारे पास में क्यों हवाई जहाजों की कमी है? उस चीज का कौन जिम्मेवार होगा? हमारे सीआरपीएफ के अंदर, हमारे बीएसएफ के अंदर 1,12,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं। उसको कौन भरेगा? अगर नहीं भरा गया तो क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री उसके जिम्मेवार नहीं? हमारे आर्मी के अंदर वैकेंसीज हैं, उसको कौन भरेगा? हमारे बटालियंस खाली पड़े हुए हैं, उसको कौन भरेगा? क्या यह हमारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम उनसे ये नहीं, हमको उनसे जानना चाहिए? आज ब्रह्म चेलानी एक बहुत बड़े विशेषज्ञ, उनका सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ करके यहां पे आप सब लोगों के बीच में मैं सुनाना चाहता हूं। ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने में विफल रहा है। भारत ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन नैरेटिव यानी बातचीत का आख्यान हार गया। ये हम लड़ाई जीत करके नैरेटिव हार जाएं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा ये हो जाए हम लड़ाई जीत रहे हैं और पाकिस्तान वहां पर अपना स्वागत मार्च निकाल रहा है, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती? आज हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन भारत अल्पकालिक जीत को उस व्यापक लक्ष्य में तब्दील करने में असमर्थ रहा जो आतंकवाद का निर्यात करने वाले एक बिगड़े पड़ोसी के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का था। यानी पूरी तरीके से भारत विफल रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। आज आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया। $3 बिलियन। एक भी दुनिया के देश ने आईएमएफ के लोन का पाकिस्तान को देने में विरोध नहीं किया। क्या यह हमारे विदेश मंत्रालय, क्या यह हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री की विफलता नहीं है? जिस वक्त पहलगाम पे हमला हुआ, पूरी दुनिया में हर देश ने उस हमले की निंदा करी, लेकिन एक भी देश ने हमले को लेकर के पाकिस्तान की निंदा नहीं करी और यह नहीं कहा कि पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेवार है। क्या यह हमारी विफलता नहीं, हमारे देश की विफलता नहीं? क्या हम लोगों को यह प्रश्न हमारे विदेश मंत्रालय से नहीं पूछना चाहिए? हमारे सीज फायर के कंडीशंस क्या हैं? जिस संगठन ने यह हमला कराया और कहा कि हम इसके जिम्मेवार हैं, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। यह लश्कर तैयबा का एक अंग है। आप हैरान होंगे, मुझे भी जब पता चला मैं भी हैरान हुआ कि अभी तक भारत यूनाइटेड नेशन से, उसको यूनाइटेड नेशन से छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट से, यूएसए तक से भी टीआरएफ को अभी तक बैन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं करा पाया है। उसमें भी हम विफल रहे हैं। 14 मई को हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में इसका प्रस्ताव रखा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसको नहीं माना गया। इससे ज्यादा बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। हमने सीज फायर करा, अमेरिका कहता है कि मैंने भारत के ऊपर व्यापार का दबाव डाला। तो क्या मोदी जी ये कहेंगे कि भारत की अस्मिता,
भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सोवरेनिटी, क्या व्यापार बड़ा है या ये भारत की अस्मिता बड़ी? अगर व्यापार के आगे भारत झुक जाए और भारत अपनी अस्मिता को छोड़ दे, अपनी सार्वभौमिकता को छोड़ दे व्यापार के लिए, तो वो भारत नहीं है जिसके लिए हमने आजादी ली, वो भारत नहीं है जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हुई, वो भारत नहीं है जिसके लिए राजीव गांधी शहीद हुए। हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर हम सब के सब लोग इन सब चीजों का उत्तर मांगते हैं। हमारे इंटेलिजेंस फेलियर, प्रधानमंत्री का 17 अप्रैल की मीटिंग कैंसिल हो जाती क्योंकि उनको यह आगाह हो जाता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पे पहलगांव के अंदर होती है। मैं खुद गृह मंत्रालय के अंदर एमओएस रहा हूं। 3 लेयर की सिक्योरिटी, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस। और जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के पास में है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की भी पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है। तो जो इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, 3 लेयर की फेलियर वहां पे हुई है, उसका कौन जिम्मेवार है? क्या उसका जिम्मेवार गृह मंत्रालय और भारत सरकार नहीं है? आज हम लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न इनसे पूछने चाहिए और इनको ये जवाब देना चाहिए ताकि ऐसा वाकया दोबारा से फिर कभी ना हो। कांग्रेस पार्टी सेना के साथ, जवानों के साथ, पूरी ताकत के साथ में खड़ी हुई है और जब भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध की, लड़ने की बात आएगी, हर तरीके से सरकार के साथ है। लेकिन ऐसी सरकार के साथ कभी भी नहीं हो सकते जो कायरता के साथ में झुक जाए, दुनिया की ताकतों के सामने सीना तान करके अपनी बात को न रख सके। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। यही बात हम लोग कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे बहुत कांग्रेस के सम्मानीय नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर श्री अजय माकन जी का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थिति उभरी है उस पर अपना संदेश दिया। अब मैं विनम्र अनुरोध और प्रार्थना कर रहा हूँ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री संगठन रहे, पूर्व राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, हम सब के चहेते नेता आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर वरिष्ठ नेता अजय माकन जी, आपके लोकप्रिय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी, सेक्रेटरी दानी सबरार साहब, सुखविंदर सिंह जी डैनी, अलका लांबा जी, कर्नल साहब रोहित सिंह जी, हारून यूसुफ जी, अनिल भारद्वाज जी, उदित राज जी, तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जय हिंद सभा का आयोजन करने का निर्णय अपना आप एक संदेश है। आज आप लोग जो आए इस हॉल के अंदर, मैंने आज जो भीड़ देखी है ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। ये उत्साह में आपका आना ही आज मायने रखता है। कई मीटिंग में आप जाते हैं, प्रोग्राम जाते हैं, पर जो हालात देश में बने हैं उनके बाद में जो खड़गे साहब ने, राहुल जी ने प्रोग्राम दिया, उसका अपना एक अलग संदेश है देशवासियों को। क्योंकि सेनाओं के बहादुरी के, शौर्य के, वीरता के, पराक्रम के तो किस्से हम हर आदमी जवान प्रदेश के अंदर हर हमेशा रहा है। आज़ादी के बाद से ही हमेशा सेना का सम्मान रहा है, उनको सलाम किया गया है। क्योंकि वास्तव में उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका साहस देखते ही बनता था। इसलिए आपने नोट किया होगा, हर युद्ध के बाद में चाइना के साथ तो धोखा हो गया था। चाउन लाई आए यहाँ पर, हिंदी चीनी भाई भाई कहा, धोखे से वार कर दिया। उसके अलावा गोवा के अंदर
गोवा को मुक्त करवाया गया पंडित नेहरू के वक्त में, पुर्तगालियों का कब्जा था, तब भी अमेरिका ने दबाव दिया कि आप इसको युद्ध में छेड़ो। यहाँ पर पंडित नेहरू ने परवाह नहीं करी और उसको आज़ाद करवाया गोवा को 61 के अंदर। पैंसठ में वार हुआ, हम विजय हुए। तभी बीजेपी के लोग जो जनसंघ कहलाते थे, जनसंघ के नाम से, इन्होंने यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए नीचा दिखाने के लिए सरकार को और कांग्रेस को। 65 के वार के बाद में 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने वो काम किया जो ना भूतो ना भविष्य तो, ना तो कभी हुआ और शायद ना कभी हो सकता है। कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जिस प्रकार से सेनाओं ने वहाँ पर अपना पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई, साहस दिखाया, घर में घुस के मारा उनको, घर में घुस के मारा पाकिस्तान और 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। और 93,000, आप कल्पना कीजिए, दुनिया के इतिहास में इतिहासकार भी बताएंगे आपको कि आज तक इतिहास में कभी भी लगभग 1 लाख लोगों को आप सरेंडर करवा दो, अरेस्ट कर लो, हिंदुस्तान लेके आ जाओ, या जबलपुर में, लखनऊ में, पता नहीं कहाँ उनको रखा गया, ध्यान रखा गया उन लोगों का, क्योंकि वो कैदी थे। कैदी है तो उनका भी अपना एक रूल्स बने हुए होते हैं किस प्रकार उनको रखा जाता है। हिंदुस्तान की धरती में रखा गया, शिमला समझौता हुआ, और आप देखिएगा उस वक्त से आज तक ये कहा गया हमारे पाकिस्तान के बीच में तीसरा पंचायती करने वाला कोई मुल्क नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, ये समझौते के अंदर है। और आज देखिए पहलगांव के बाद में पूरी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने, अभी अजय माकनी ने बताया आपको किस प्रकार से आगे बढ़ करके विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, सरकार के साथ में। पूरे देश में, दुनिया में उसका एक अलग मैसेज गया, जनता साथ में, विपक्ष साथ में, पक्ष विपक्ष साथ हो गया। वो मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था देश के अंदर। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसा माहौल देश में पहली बार बना, पूरा मुल्क एकजुट दिखा सरकार के साथ में। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और किस प्रकार उसको रोक दिया गया, एक मजाक बन के रह गया। किस प्रकार अमेरिका ने फिर दबाव दिया, वही जैसे 71 के बाद में इंदिरा जी के ऊपर दबाव पड़ा निक्सन का, परवाह नहीं करी, साथ में बेड़ा आ गया, उसकी परवाह नहीं करी। रशिया हमारा साथ देता था, अमेरिका साथ नहीं देता था। इनकी विदेश नीति की फेलियर है। अभी अजय माकन जी कह रहे थे आपको, और तो और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, शाह मोदी सबकी पूरी दुनिया के लिए हमारे साथ में पहलगाम घटना को लेके, पर उसके बाद में चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, भूटान हो, किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या कारण है? और पाकिस्तान के, अजरबैजान, टर्की, चाइना सब साथ में आगे खुल करके, ये नीति, विदेश नीति फेलियर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि आप चाइना के सबके प्राइम मिनिस्टर जाते हो, गले मिलते हो, ये गला मिलना आपके भारी पड़ेगा, भारी पड़ गया, किसी ने साथ नहीं दिया। इस रूप में इस देश के अंदर जो जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने जो कहा कि मैंने मेहनत करके, रात भर मेहनत करके मैंने सीज फायर करवा दिया, ये बहुत खतरनाक खेल है, ये बहुत खतरनाक उनकी आवाज़ है। तीसरा मुल्क पंचायती करना चाहता है कश्मीर के अंदर, उसकी शुरुआत उसने कर दी है। और पता नहीं किन कारणों से मोदी जी या उनका सरकार बोल नहीं रही है। उसी वक्त पहली स्टेट में आना चाहिए था कि शिमला समझौते के बाद में हमने तय करेगा हमारे मुल्क ने कोई तीसरा मुल्क पंचायती नहीं करेगा। और आपने जो मैसेज दिया है सीज़फायर करवाने का, ये अच्छी बात नहीं है। कभी आप ट्रेड की बात करते हो, कभी कश्मीर की बात करते हो,
हजारों साल से आपकी दुश्मनी है। अरे ट्रम्प साहब आप राष्ट्रपति हैं यूएस के, आज़ादी के बाद झगड़ा शुरू हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनाता हुआ, वो कह रहे हजारों साल से आपकी दुश्मनी है, वो मैं मिटा दूंगा आप। मतलब पंचायती करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, जो बहुत खतरनाक बात है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क है, कल पंचायती करने की शुरुआत करते हो, आप झगड़ते रहो, आप रॉन्ग बॉक्स में आ जाओगे। आपको स्पष्ट शब्दों में बिना परवाह किए हुए, बिना चिंता किए हुए आपको उसको खंडन करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इसलिए जो आज अभी कर्नल साहब रोहित सिंह जी ने बात बताई आपको, किस प्रकार से इस देश के अंदर जो इतिहास बन गया है। बोफोर्स गन आई थी, अब राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व को, कितना शानदार व्यक्तित्व था, कर्तव्य था। पावर ब्रोकर की बात करी हम बॉम्बे के अंदर, राहुल गांधी ने, सत्ता के दलाल नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, उन्हीं को उलझा दिया बोफोर्स के अंदर। ये लोग काम करके नहीं आना चाहते सत्ता में। और बोफोर्स गन वही, जब कारगिल के युद्ध हुआ तो सैनिकों ने चलाई, तो राजीव गांधी अमर रह के नारे लगे वहाँ पर सीमा पर। वो बोफोर्स गांव में काम आई पाकिस्तान भगाने के लिए। इतनी ऊंचाई पे वो लोग थे कारगिल पे, ये क्यों भूल जाते हैं? सत्ता में आने के लिए क्या ये लोग षड्यंत्र करते हैं? अन्ना हजारे को बढ़ा दिया, बाबा रामदेव का यूज कर लिया, 2G स्पेक्ट्रम आ गया, कोलगेट आ गया, 1,80,000 का घोटाला हो गया। अब 11 साल हो गए मोदी जी, कभी आप चर्चा करते हो घोटाले की? इस प्रकार से धोखा देकर के देश को, देशवासियों को भ्रमित करते हैं और राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हालात हैं देश में, उसमें कांग्रेस ने पहल करी है, शानदार पहल करी है। इनको तिरंगे झंडे का महत्व नहीं मालूम है। तिरंगा झंडा हमारी आन शान बान का प्रतीक है। इन्होंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। आरएसएस के 80 साल तक वो झंडा नहीं लगा हेडक्वार्टर पे नागपुर के अंदर। अभी ये देखा मैंने जयपुर के अंदर रैली निकल रही थी, इन तिरंगे झंडे की यात्रा की रैली निकाल रहे लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए। एक नया प्रोग्राम शुरू किया है बैनर बीजेपी का, और टेलीफोन आ रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के पास में भी, भाई आप भी लोगों को भेजो, ये प्रोग्राम राष्ट्र का प्रोग्राम है। पूरा सरकारी मशीन का दुरुपयोग करा। तिरंगे के सम्मान क्या होता है इनको मालूम नहीं। रैली चल रही थी, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में, एक एमएलए साहब उसका मुंह पूछे थे तिरंगे झंडे से। तिरंगे झंडे नीचे पड़े हुए थे, पैर में कुचल रहे थे, क्योंकि इनका सम्मान मालूम है कि तिरंगा का कभी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो आप देख रहे हो वो आपके सामने है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ पूरे देश के अंदर, लोगों में उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और क्वेश्चन करता लोग, भाई आप बताइए कोई युद्ध विराम होता है तो कोई शर्तें लगाते होंगे आपस के अंदर कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी अड्डा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। क्या आपने बात की पाकिस्तान से? उसे वादा किया कोई आतंकवादी वहाँ से नहीं आएगा हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या आपने बातचीत करी? जो 4 आतंकवादी मार दिया 26 लोगों को, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, क्या बीती होगी? आज भी क्या बीत रही है उनको लोग भूल गए हैं। ये कभी बात नहीं करते सत्ता पक्ष वाले कि 4 आतंकवादियों को हम ढूंढ निकालेंगे, या हमने मार दिया उनको, या पाकिस्तान ने बातचीत करी है, पाकिस्तान को सुपुर्द करेगा देश को। वो आवाज आ रही है कहीं पर? कहीं से नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उसको लेके लोगों का आक्रोश है। शुरू में सहानुभूति प्रकट की गई उनके प्रति और फिर सिंदूर कर दिया गया। उनका क्या होगा उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कर्नल साहब ने बहुत विस्तार से बात कही, माकन साहब ने कही, अजय लामा ने कही, अलका लामा ने। मैं आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है वो स्थिति बड़ी अजीब बन गई देश के अंदर, और उसको जो है
किस प्रकार से हम इनको दबाव देंगे सरकार पर। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की जा रही है, बुला नहीं रहे। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने चाइना का युद्ध चल रहा था, उसके बीच में मांग की वाजपेयी जी ने, जो नौजवान थे वाजपेयी जी उस वक्त, युद्ध चलता हुआ पार्लियामेंट बुलाई गई थी पंडित नेहरू द्वारा। कल्पना कीजिए आप। और आज राहुल जी, खड़गे साहब, पूरी कांग्रेस मांग कर रही, प्रस्ताव पास कर रही, विपक्ष कोई परवाह नहीं हो रही है। आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में 62 के अंदर पार्लियामेंट बुला ली गई, एक मांग करने पर नौजवान में पार्लियामेंट की, और ये स्थिति बनी हुई है। और मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से, आपकी सरकार के मंत्री ने खुद ने माना कि चूक हो गई है। जब 22 अप्रैल को घटना हुई थी, सबको मालूम चूक हुई। 2000 लोग इकट्ठे हैं पर्यटक वहाँ पर, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं, 2 लाख लोग लगे वहाँ पे आपकी सेना के, कोई पुलिस वाला नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ चूक हुई है, स्वीकार की, आगे जांच बैठे आपने कभी? कोई जवाब नहीं इनकी पर। बालाकोट हो गया, 40 किलो RDX, 40 लोग मारे गए हमारे, कोई मतलब नहीं, आज तक उसका जवाब नहीं दे रहे लोग। इनकी कार्यशैली अजीब सी है। 65 का वार्ड जीता तो इन्होंने यहाँ धरने प्रदर्शन किए दिल्ली के अंदर भी, उस वक्त के अंदर। 71 का वार्ड जीता तो क्या सरकार फेल हो गई है, खाली सेना जीतती है और देश जीता, ये नारे लगते थे उस जमाने के अंदर। इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अरे कांग्रेस ने वो काम किया 70 साल के दरमियान में, जब भी सरकार में रही है। आज जो कुछ दिख रहा है, सेना की शक्ति दिख रही है हमें, सैटेलाइट दिख रहे हैं हमें। अभी लंबी कहानी आपको मालूम है, क्या सुना है कि क्या पंडित नेहरू से लगा कि आज तक क्या क्या किया कांग्रेस ने। इसलिए इस वक्त में दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है, आप में जो उत्साह देख रहा हूँ मैं अजय महाजन जी को कह रहा था कि ये जो दिल्ली राजधानी है, इसका अपना महत्व है। आपने लंबे समय तक राज किया यहाँ पर, दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आ गई कि तीसरी पार्टी आ गई, भ्रम पैदा हो गए लोगों के अंदर, 10 साल राज कर लिया। अब आप जो है, जो माहौल मैं देख रहा हूँ, बदल रहा माहौल पूरे देश के अंदर, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी बोलते कुछ भी हैं, करते कुछ भी हैं। कथनी करने में अंतर है उनके। इसलिए बीकानेर में भी भाषण दिया देशों के अंदर उन्होंने, आपने सुना होगा मीडिया के अंदर किस प्रकार की बातें करी। सिंदूर उनके खून में दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। अब बताइए क्या जवाब दें उनको? नए नए जुमले लाएंगे वो, खून की जगह सिंदूर दौड़ सकता है क्या कोई? और दौड़ेगा जिंदा कैसे रहेगा आदमी? क्या समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं वो। सिंदूर दौड़ रहा है खून के बजाय, कमाल है। और पाकिस्तान की पब्लिक आवाम को भी आह्वान कर रहे हैं वो कई तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को, क्योंकि जो ध्रुवीकरण किया है हिंदू धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, आज इस वक्त में जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए थे देश के अंदर, एक हो गए थे। कश्मीर की जनता ने साथ दिया आपका। पहलगाम के बाद में वहाँ बाजार बंद रखे गए विरोध के अंदर। पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर ये माहौल बन गया। देश भर में तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग एकजुट हो गए सरकार के साथ में, विपक्ष साथ था। बताइए, इसका फायदा लेने के बजाय राजनीति करने लग गए। एक तो बनाए रखते वो, बातचीत करते, नई शुरुआत करते देश के अंदर। कोई विपक्ष नहीं होता, विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। सत्ता पर जिम्मेदारी है कैसे विपक्ष के साथ लेके चले और इम्पोर्टेंट मसलों पर बातचीत भी करें। वाजपेयी जी को भेज दिया यूएनओ के अंदर, नरसिम्हा राव जी ने उस जमाने के अंदर। राजीव गांधी ने भेज दिया वाजपेयी जी को यूएन में। तो आज तक की परंपरा हमारी रही है। अभी दुश्मनी का माहौल पहली बार बना देश के अंदर। ये खत्म हो रहा था अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में।
जैसे ही खत्म हुआ सिंदूर, आलोचना होने लगी कैसे ट्रंप घुस गए आपके बीच में, कैसे ये आगे क्या होगा कश्मीर को लेकर के, ये कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिफेंस में आए और जैसे डिस्टर्ब हुए और तिरंगे यात्रा निकाल करके आप जश्न मनाने लग गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो दिया गया है वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने और खड़गे साहब ने सब मिल के, लोगों में उत्साह है पूरे देश के अंदर, ग्राफ नीचे आ रहा है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी रूप में मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और इसलिए कांग्रेस को मजबूत करना आवश्यक है। कोई पद पे हो या नहीं हो, दिमाग में रखो, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब भी आप लोगों ने साथ दिया। उस जमाने के अंदर हम भी जिला कांग्रेस में थे, एनएसयू में थे। अवसर आया, इंदिरा गांधी हवा चली, हम लोग सब एमपी बन के आ गए। आज 45 साल बाद को हो गए। पूरा देश में जो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, एआईसीसी के महामंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने संकट के वक्त साथ दिया इंदिरा गांधी का, उन लोगों ने अवसर मिला, बाद में लगा था। अब मौका है, अभी संकट की घड़ी है आपके सामने। ऐसे लोग आके बैठ गए, फाशिस्टी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इन लोगों को उखाड़ फेंकना देश हित के अंदर है, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता समझ जाएगी, समझ गई है। ग्राफ नीचे आ रहा है। राहुल गांधी का एजेंडा आपके सामने है, उनकी जीत हुई। अभी जब जाति के जनगणना के लिए उनको जग मार के स्वीकार करना पड़ा है अपने कैबिनेट के अंदर। बताइए आप समझ गए वो भी जनता क्या चाहती है। इसलिए एक वक्त है ये हमारे काम करने का, मजबूती से काम करेंगे। सेनाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कर्नल साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको सब बातें समझाई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हम सब की ड्यूटी है कि हम आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान कहेगी उनको लेके हम आगे बढ़े। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार श्रद्धेय श्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने जो चूक, जो लैप्स रहे पहलगाम और पुलवामा सिक्योरिटी लैप्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स रहे, उसके बारे में भी पार्टी का पक्ष और अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस के एक एक साथी को मिलकर इस देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं आपके सर। और एक बार भारत की सेना, भारत की सेना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय दिल्ली कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे आज की इस जनसभा या जय हिंद सभा के आयोजक भाई श्री देवेंद्र यादव जी को वो आए और अपनी बात रखें। एक मिनट पंडित जी, एक बार भारत माता के, भारत माता के, हमारे वीर जवानों की। सम्मानित साथियों, आज की इस जय हिंद सभा के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित और सीनियर नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली की शान आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे बीच में उपस्थित एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हेड भाई रोहित चौधरी जी, हमारी बहन अलका लांबा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित
सीएलपी लीडर रहे हारून यूसुफ साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित उदित राज जी, और आपके और हमारे अपने अब सेक्रेटरी साहब दोनों हमारे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह हमारे इस बीच में रहकर काम करते हैं, आदरणीय दानिश जी और डैनी साहब, और उपस्थित यहाँ पर सेना के गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, कुछ हमारी वीर वीरांगनाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सीनियर नेतागण सभी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी कार्यकर्तागण। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ हमारी लीडरशिप का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जय हिंद सभा करके जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे सेना है, उसके पराक्रम को सलाम कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। ये मौका आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी ने हमें दिया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपनी लीडरशिप का करता हूं। और हमारे वीर जवानों के लिए हमारे दिल्ली कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ सर हमारे कवि साहब हैं और विचारक हैं जगजीवन शर्मा जी, इन्होंने मुझे 4 लाइनें दी हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में ये मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। ये कहते हैं कि भारत माता का मान बढ़ाया, भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया। भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया। हर हमले को किया नाकाम, वीर सैनिकों तुम्हें सलाम। ऐसे वीर सैनिकों को सलाम करते हुए मैं सभी हमारे मुख्य वक्ताओं का और सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए अभी खड़ा हुआ हूं। और ये आपसे जरूर आग्रह करता हूं कि जो चर्चा आज यहां पर हुई, ये कोई कांग्रेस की चर्चा नहीं है, ये दिल्ली के आवाम की और पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि आज जब हमारा जवान तैयार था, आज दिल्ली की और देश की जनता तैयार थी एक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। इस आतंकवाद को जो सीमा रेखा के दूसरी तरफ से लगातार हो रही थी आतंकवाद, उसके ऊपर लगाम लगाने का जब समय आया था और हमारी सेना जब आगे बढ़ी, तो लोगों को 1971 की मानिक शाह जी और आदरणीय इंदिरा जी याद आने लगी थी, और हमें ये उम्मीद होने लगी थी कि इस आतंकवाद का परमानेंट खात्मा अब होकर रहेगा। क्योंकि जिस पराक्रम के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारी सेना आगे बढ़ी, दुश्मनों के ठिकानों को टारगेट किया, उनको नेस्तनाबूद किया, ऐसे में हम सभी उत्साहित थे कि निश्चित ही ना सिर्फ पीओके बल्कि ये जो आतंकवाद लगातार पनप रहा था उसके ऊपर विराम लगेगा। लेकिन हमारे देश के कमजोर नेतृत्व की वजह से आज दुख होता है और यह महसूस होता है कि जो दो पड़ोसियों की लड़ाई थी, जो द्विपक्षीय हमारा युद्ध था, उसमें एक तीसरा जो व्यापार का हवाला देकर इस युद्ध को विराम करने का काम करता है, वो अमेरिका से आता है और उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। हम सबकी जो आशाएं थी, हम सबकी जो सोच थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो विराम लगा। देश को जरूरत थी जिस समय एकजुट होकर खड़े होने की, कांग्रेस पार्टी ने उसका आगा लेते हुए ये सबके सामने हमने तय किया और कांग्रेस ने आगे बढ़कर सरकार को
समर्थन देने का काम किया। लेकिन आज जो चर्चा यहां पर हुई, चाहे आदरणीय अलका जी ने की, भाई रोहित जी ने की, आदरणीय अशोक गहलोत और अजय माकन जी ने की, आज जरूरत है कि हम ये चर्चा और ये जो सवालात हैं, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से तमाम हमारी सोच के अनुरूप जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे, हमारी सेना आगे बढ़ी थी, उसके ऊपर रोक लगाने का जो काम हुआ, ये सवाल आज देश की जनता पूछना चाहती है। मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार से सभी हमारे वक्ताओं ने इस बारे में बात कर ली है और मैं समझता हूं कि आप सबको, हम सब की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चर्चा को सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें, क्योंकि देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वो समय आ गया है जब देश की जनता ने ये पहचान भी लिया है और ये ठान भी लिया है कि कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आने वाली सरकार लेकर आए, ताकि एक मजबूत सरकार और एक मजबूत देश का निर्माण हम कर सकें। आप सभी यहां पर आए, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले कि हम अपनी सभा को समाप्त करें, मैं चाहूंगा कि हम राष्ट्रगान के साथ इस पूरी सभा का समापन करेंगे। हमारे जो दिल्ली एक्स सर्विसमैन के हमारे अध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी आए हैं, उनका कुछ सम्मान अभी बाकी है, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप रुकिएगा थोड़ी देर। हम चाहेंगे कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आपका सम्मान हो। तो इससे पहले कि हम खत्म करें, सभी एक बार खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय